बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे और ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में खराब श्रेणी में एयर क्वालिटी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वायु की गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। दिल्ली के कई इलाकों में 350 के पार AQI दर्ज किया गया है। हरियाणा के भी कई जिले ऐसे हैं जहां पर एयर पॉल्यूशन हावी है। सोनीपत में 372 तो बहादुरगढ़ में 350 AQI दर्ज किया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अलग अलग जगहों पर इसी तरह से वायु प्रदूषण का हाल है। अभी तक कोई खास राहत नहीं मिली, हालांकि थोड़ी राहत जरूर है। जो 400 के ऊपर जा रहा था AQI का लेवल, वो अब 350 के पार है। अक्षरधाम और आनंद विहार की दिल्ली की तस्वीरें हैं सुबह सवेरे की। आप साफ तौर पर देख सकते हैं अभी भी वो प्रदूषण की चादर जिसमें देश की राजधानी दिल्ली लिपटी हुई नजर आई सुबह सवेरे, और अब धीरे धीरे करके ये प्रदूषण की जो चादर है वो छंट रही है। तो AQI का लेवल आपको बता देते हैं हरियाणा में अलग अलग जगहों पर क्या कुछ है। सोनीपत में 372 है, बहादुरगढ़ में 350, तो फतेहाबाद में 340 के पार है, फरीदाबाद में 323, बल्लभगढ़ में 300, रोहतक में 282, तो गुरुग्राम में 240। लाजपत तो हमारे संवाददाता सोनीपत से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाजपत, तो फिलहाल क्या कुछ स्थिति है वायु प्रदूषण को लेकर के, क्योंकि जो 400 के पार 500 के करीब तक AQI का लेवल पहुंच रहा था, वो थोड़ा नीचे तो आया, लेकिन अभी भी वायु गुणवत्ता में बहुत ज्यादा सुधार नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए पोल्यूशन अपनी चरम सीमा पर है। लगातार जो है मौसम जैसे करवट बदल रहा है, वैसे ही पोल्यूशन का प्रकोप लगातार दिखाई दे रहा है। हमारे साथ कुछ मौजूद व्यक्ति हैं, साथ में यहीं पे रहने वाले व्यक्ति हैं, जिनके साथ की जमीन है आपके साथ में ही जो इंडस्ट्रियल एरिया है, काफी बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। हम खुद भी देखते हैं, आप भी देखते हैं, कहीं भी खुले में अपना वेस्टेज डाल देते हैं जिसमें आग लगा देते हैं। रबड़ जैसे होता है, केमिकल्स होता है, या फैक्ट्रियों का पोल्यूशन है, या जमीन में वो पोल्यूशन छोड़ रहे हैं। तो यहाँ का जीवन कैसा हो चुका है, क्योंकि एक तरफ तो प्रॉपर्टी डीलरों ने जमीन पर भी आतंक मचाया है। जमीन तो महंगी हो चुकी है, लेकिन दोनों चीजें जरूरी है, जीना जरूरी है। तो पोल्यूशन जो हवा में फैल रहा है और जमीन का पानी खराब हो गया है, तो इसमें कसूरवार कौन है? जैसे फैक्ट्री है जो जो ये आपके साथ में फैक्ट्रियां हैं, ये दिल्ली से निकाली गई थी जिनको पोल्यूशन के बैन किया गया था, वही सोनीपत में पनाह कर रही है। तो उनका आतंक कैसा अब सोनीपत में दिखाई दे रहा है? अभी यहाँ के जो लोग हैं इतना बदतर जीवन जी रहे हैं, जिनको ना तो स्वच्छ वातावरण मिल रहा है, ना स्वच्छ जल मिल रहा है। अभी देखा जाए, जैसे ये पोल्यूशन जो विभाग अपना जो डिपार्टमेंट इसको देखता है, फैक्ट्री में जाते हैं, जेब गर्म करते हैं और बाहर आ जाते हैं। लेकिन इतना प्रदूषण है, GT रोड से लेकर और 20 मिल और उत्तर बारोटा तक लगभग यहाँ 8000 के लगभग फैक्ट्रियां हैं। सब में पोल्यूशन होता है। जो केमिकल निकलता है उसको दोबारा रिसाइकिल करने के लिए काम नहीं करते। पर क्या करते हैं, एक बोरिंग करा दिया, उस केमिकल को जमीन में उतार देते हैं। वो पीने का पानी जो है बिल्कुल बदतर हो गया है। हर चौथे व्यक्ति को कैंसर की शिकायत है। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, अपने जो किसान है पराली जला देते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ इस प्रकार का नियम निर्धारित करें कि उसको जलाना ना पड़े, क्योंकि किसान को इतना पढ़ा लिखा नहीं होता है कि उसको उस विषय की जानकारी हो, इसलिए उनको समझाना हमारा दायित्व है। लेकिन पोल्यूशन होता है। और मैं कहना चाहूंगा और चेतावनी भी देना चाहूंगा, ये जो गाड़ियां बेचते हैं, जैसे ये मारुति है, हुंडई है, टोयोटा है, साल भर में लाखों लाखों गाड़ियां बेच देते हैं। और ये बनाते हैं अपना उत्सव मनाते हैं कि हमने 10 लाख गाड़ियां एक साल में बेच दी है। क्या उससे पोल्यूशन नहीं होता है? डीजल की इतनी गाड़ियां बेच कर ये अपना तो उत्सव मनाते हैं और किसानों को गाली दे देते हैं कि पराली जला के वे करते हैं। गाड़ी वालों का भी उतना ही वो है, कंपनी वालों का भी उतना ही इसमें योगदान है। पोल्यूशन जो हो रहा है उसमें या तो सरकार परमानेंट इलेक्ट्रिक गाड़ियां लागू करा दे, हमें अपने ऊपर लेकर चलना पड़ेगा, आम आदमी को भी उसमें सहयोग करना पड़ेगा कि अपना बाजार तक जाना है, या तो पैदल जाएं, साइकिल लेकर जाएं, या छोटा वाहन लेकर जाएं, गाड़ियों में ना जाएं। हमारा कोई भी सोच के लिए जाता वो भी गाड़ी में बैठ के जाएगा, ये ठीक नहीं है। और मैं निवेदन करूंगा लोगों से कि इस प्रकार की जागरूकता लाई जाए। ये जो आसपास जो फैक्ट्रियां हैं, जो भी वर्कर काम कर रहे हैं, हमें आकर आपको या किसी भी ऐसे संबंधित डिपार्टमेंट में आकर बताएं कि यहाँ का जो मालिक है फैक्ट्री का, वो सारा गंद जो है वो जमीन में उतार रहा है। वहां से रबड़ जो वेस्टेज निकलता है उसमें आग लगा देते हैं। वो पड़ा रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन तोड़ के आते हो तो उसमें आग लगा देते हैं। और फिर कई बार ये कोल्ड स्टोर वाले हैं, इनकी गाजर वगैरह बचती है, वे गाजर जो है किसी ट्रैक्टर वाले को ठेका दे दिया, वो ट्रैक्टर वाला कहीं भी सड़क पर गिर के आ जाता है, उससे इतनी बुरी बदबू आती है
मतलब कोई दमे वाला व्यक्ति हो ना, वो सांस ले ले तो वो मर जाए। अभी अपने यहाँ शेरशाह जाटी में है, शेरशाह जाटी के लोग हर तीसरा व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है, लेकिन सरकार के द्वारा भी कोई मुहिम नहीं चलाई जा रही कि उनके लिए कोई इलाज या कोई किसी प्रकार का समाधान किया जाए। डेवलपमेंट के साथ साथ ये बीमारियां तो आती हैं, लेकिन इतनी भयंकर बीमारी आती हैं ये आम आदमी को नहीं पता था। अगर हमें पता होता इस प्रकार का व्यवहार दिल्ली से निकल के हमारे इसे आने वाला है, तो हम यहाँ फैक्ट्री एरिया में व्यवस्थित तरीके से फैक्ट्री लगवाने का प्रयास। देखिए कितनी बड़ी बात कही है कि अगर फैक्ट्रियां जो पोल्यूशन फैलाती थी उनको अगर दिल्ली से निकाला गया और वो सोनीपत में पनाह कर रही है, इन लोगों को जागरूकता नहीं थी कि वो समय रहते उनको पता होता कि ये फैक्ट्रियां कैसे पोल्यूशन फैलाएंगी, कैसे गंद फैलाएंगी, तो उनको पहले से ही जागरूक किया जाता, उनसे पहले से ही बात की जाती। अब कहीं ना कहीं जैसे मनीष है, गांव राई से है, इन्होंने एक साफ बात मुझे पहले भी कहा था कि अब इस पर हम काम करेंगे, इस पर मुहिम छेड़ेंगे, जो फैक्ट्री मालिक है उनसे मिलेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि आप गंद ना फैलाएं, पोल्यूशन ना फैलाएं, क्योंकि अन्यथा जो इस देश में रहना मुश्किल हो जाएगा। एक बात और पूछ लेते हैं भाई से कि यहाँ पर जो बिल्कुल लाजपत और भी जगह पर हमें पहुंचना है और भी जगह से ग्राउंड जीरो से हमें अपडेट लेनी है। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए। अक्षय हमारे साथ जुड़ गए हैं महेंद्रगढ़ से। अक्षय, महेंद्रगढ़ में क्या कुछ स्थिति है AQI को लेकर के, वायु प्रदूषण को लेकर के फिलहाल? बिल्कुल जितेंद्र, महेंद्रगढ़ के अंदर जो प्रदूषण का लेवल है वो भी अभी भी खतरनाक श्रेणी के अंदर बना हुआ है। अगर मैं फिलहाल के AQI लेवल की बात करूं तो 250 के करीब अभी भी बना हुआ है। और मौसम विभाग का यही कहना है कि जब तक तेज बारिश या तेज हवा नहीं चलती है तब तक लोगों को इसी जहरीली हवा की जो परेशानी है उससे उठाना, लगातार जो परेशानी है वो उठानी पड़ेगी। फिलहाल मैं महेंद्रगढ़ के अंदर मौजूद हूँ और मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहेंगी पहले जो धुंध व कोहरे की जो चादर नजर आती थी, वो वातावरण के अब जो प्रदूषण के कण है वो कहीं ना कहीं अब नजर आ रहे हैं। जिला प्रशासन के द्वारा जो जरूर लगाम लगाने के लिए धारा 144 लागू की गई है, ग्रेफोन के नियम है वो लागू किए गए, लेकिन जो आमजन है वो अभी भी कूड़ा जलाने से या जो क्रैशर और ग्राइंडिंग यूनिट है वो भी उनके संचालन पर पूर्णतः अभी तक रोक नहीं लगी है। प्रशासन के आदेशों की अवहेलना करते हुए लोग जो कहीं ना कहीं कूड़ा जलाते हुए नजर आते हैं, वहीं जो ग्राइंडिंग और क्रैशर की यूनिट है वो कहीं ना कहीं चलती हुई नजर आती है। सीएम फ्लाइंग भी उन पर एक्शन कर रही है। वहीं इसी मुद्दे पर विशेष बातचीत के लिए हमारे साथ डॉक्टर नीरज कर्ण सिंह जैन से बातचीत करेंगे। सर, प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ रहा है, क्या सावधानियां लोगों को बरतनी चाहिए? देखिए, जब तक हम स्वयं इस पर अपनी चेतना को जागृत नहीं करेंगे जब तक कुछ नहीं हो सकता। पर्यावरण का मतलब है मैं स्वयं, पर्यावरण का मतलब है हम स्वयं। एक छोटी छोटी चीजें जो हम अपने घर में कर सकते हैं उनको ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे कूड़ा ना जलाना, और जैसे कि कई ऐसी चीजें होती हैं जिनका श्रेणीगत करना, हमारी जो कूड़ा घर से निकल रहा है उसको श्रेणीगत करना। श्रेणीगत करने के साथ साथ में हम अपने परिवार को भी अहमियत दें। अपने परिवार के साथ साथ में अपने परिवार के पर्यावरण को सही करेंगे तो मुझे लगता है कि सबसे पहली यूनिट परिवार है, हमारा घर है। अगर हम उस परिवार के पर्यावरण को सिद्ध करेंगे तो उसके बाद में समाज के और हमारे आसपास की जो लोकेलिटी है उसको सबको सही कर पाएंगे। जैसे छोटा सा एक एग्जांपल देकर मैं आपको बताता हूं, हमने दूध की थैली फाड़ने के बाद में एक छोटा सा जो प्लास्टिक हमने फेंका, वो फेंका गया प्लास्टिक कभी भी नहीं उठ पाएगा। उसको रिसाइकिल करने के लिए हमें सोचना पड़ेगा, पर्यावरण को दूषित होने से रोकना पड़ेगा। कूड़े को नहीं जलाना है हमें समझना पड़ेगा, रबड़ को नहीं जलाना है समझना पड़ेगा, प्लास्टिक को नहीं जलाना। अब जैसे मैं अक्सर देखता हूं कि अलाव जलाते हैं, अलाव जलाने के लिए ना तो कोई केरोसिन तेल का इस्तेमाल करते हैं ना किसी तरह का तेल का इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं, पॉलिथीन उठाते हैं, पॉलिथीन को जलाते हैं, पॉलिथीन जलाने के बाद में उसके आसपास उपले रख देते हैं। तो पहले तो पॉलिथीन जलाना, उस पॉलिथीन वो चाहे कितनी भी मात्रा का था, वो छोटा था बड़ा था कितना भी था, लेकिन उसके जलने से पर्यावरण दूषित हुआ। जब तक ये अंतः चेतना में जागृत नहीं होगा तब तक हम जो है उस पर्यावरण को दूषित होने से नहीं बचा सकते। हमें ये समझना पड़ेगा, अपने आप से समझना पड़ेगा, अपने परिवार से समझना पड़ेगा। अपने आप से और परिवार अगर सचेत हो जाएगा तो समाज अपने आप प्रदूषण की समस्या से निजात पा सकता है। सर, पहले आप जब देखते थे तो जो हवा थी वो बिल्कुल साफ नजर आती थी, अब सुबह उठते हैं तो कहीं ना कहीं एक चादर नजर आती है। किस तरह से सुबह का वातावरण आप देखते हैं और उससे क्या सावधानी रहनी चाहिए? देखिए, सुबह उठते साथ में सबसे पहले जो महसूस होता है वो होता है आंखों में जलन महसूस होती है। आंखों में जलन के साथ साथ में पूरे दिन भर एक सर में एक अलग तरह का दर्द महसूस होता है। वो उसका कारण यही है कि जो सुबह उठते साथ में जो शुद्ध वातावरण मेरे को मिलना चाहिए था, जो मेरा अधिकार था, उस अधिकार के प्रति ना तो मैं सचेत हो सका और ना ही उसके प्रति कोई दायित्व निभा सका। पर्यावरण को
साफ रखने के लिए मुझे अपना दायित्व निभाना पड़ेगा। मेरी पीढ़ियां जब तक मैं अभी तक हूं या मैं आगे रहूंगा, इसके बाद में मेरी जो नई पीढ़ी आएगी उन सबको साफ और सुथरा वातावरण मिल सके, पर्यावरण शुद्ध मिल सके, इसके लिए मुझे अभी से प्रयास करने पड़ेंगे और बड़े सचेत होकर संगठित होकर उस कार्य को करना पड़ेगा। मेरे को दायित्व बोध करना पड़ेगा पर्यावरण के लिए। सर, कब तक सुधार माना जाए? जैसे कि पहले बारिश हुई थी 9 और 10 तारीख को, जब थोड़ी राहत जरूर मिली थी, लेकिन एक बार दिवाली पर जो आतिशबाजी उससे जो फिर जो खतरनाक लेवल पर पहुंच गया, किस तरह से अब राहत मिल पाएगी? देखिए, किसी एक आतिशबाजी के कारण ही नहीं है, इसके अलावा कई सारे कारण हैं। इसके अलावा जो दोहन हो रहा है, किसी वृक्षों का दोहन हो रहा है, विकास बहुत जरूरी है, लेकिन विकास के साथ साथ में ये भी हमें समझना पड़ेगा कि जो 50 साल 100 साल पुराना जो वृक्ष अभी काटा, उसको दोबारा अगर कहीं लगाएंगे तो 50 साल फिर दोबारा लगेंगे हमें उसको वृक्ष को फलता फूलता देखने के साथ साथ में। इस पूरी अरावली पर्वतमाला में देखता हूं कि कई ऐसे पर्वतमालाएं हैं जो हमने खत्म कर दी हैं, दोहन के कारण खत्म कर दी हैं। उनको समझना पड़ेगा कि यही वो पर्वतमालाएं हैं जो बरसात लेकर आती है, यही वो पर्वतमालाएं हैं जब जरा सा भी पर्यावरण अगर दूषित होता है तो जरा सी बारिश गिरने के बाद में हमें चैन की सांस मिलती है। हमने वो पर्वतमालाएं खत्म करना प्रारंभ कर दिया, उनको रोकना पड़ेगा। प्रशासन को भी सोचना पड़ेगा और प्रशासन के सोचने से पहले मेरा दायित्व क्या है ये मुझे सोचना पड़ेगा कि अगर मेरे आसपास कोई ऐसी घटना घट रही है, या दोहन हो रहा है, या कोई वृक्ष काट रहा है, या कोई पहाड़ का उत्खनन हो रहा है, उसको रोकने के लिए मुझे व्यक्तिगत प्रयास करने पड़ेंगे। अगर कोई प्रशासन आएगा या कोई मुख्यमंत्री आएगा या कोई गवर्नमेंट आएगी, इसका इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने क्या किया है, मेरा दायित्व क्या है, वो पूरा किया क्या? अगर वो मैं पूरा कर रहा हूं तो मुझे लगता है कि सभी इस बात के लिए सचेत होंगे और हम सबको सचेत होना पड़ेगा, क्योंकि आने वाली जनरेशन को हमें अगर अब जीवन देना है तो उसके लिए हमें शुद्ध वातावरण देना ही होगा। बिल्कुल जितेंद्र, महेंद्रगढ़ जिला उसके अंदर ऐसा कोई भी संयंत्र नहीं है या कोई ऐसा कारखाना नहीं जिससे धुआं निकलता हो, बल्कि आसपास के क्षेत्र है वहीं से यहाँ पराली आती है। उसी के कारण जो यहाँ की आबो वो भी खराब हो रही है। यहाँ पर जो क्रशर की यूनिट जरूर है, उन पर जो शिकंजा कसना प्रशासन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें जो आसपास की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, चाहे पेड़ कटने की बात हो, उससे लेकर भी पर्यावरण काफी प्रभावित हो रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अक्षय तमाम जानकारी देने के लिए और अपडेट देने के लिए। तो लगातार जिस तरह से AQI का लेवल बना हुआ है अलग अलग जगहों पर, वो भी आपको बताया और ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ स्थिति वो भी आपको दिखाई। अभी तक भी मौसम पूरी तरह से साफ नहीं है और इसी तरह से पिछले कई दिनों से मौसम जो है वो बना हुआ है।